हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत विस्तास बुक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऑप्शन दिया होता है। हालांकि दो क्वेश्चन में से आपको एक करना होता है, 60 वर्ड में उसका आंसर देना होता है और 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम के एतबार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आपके लिए 14 क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इन 14 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। सब कुछ ठीक रहा तो एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिस्क्राइब अबाउट गैल्सबर्ग इलिनियोस, यानी उस जगह के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। पहले चैप्टर से लिया गया है, थर्ड लेवल से। तो आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। Galesburg, Illinois of 1894 was a wonderful town with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches met overhead and roofed over the streets। यानी गेल्सबर्ग जो है 1894 में गेल्सबर्ग जो है उस वक्त की बात बताई गई है। एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा हुआ करता था जिसमें पुराने घर होते थे, बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़े बड़े विशालकाय वहाँ पर पेड़ होते थे जिनकी ब्रांचेज आपस में मिली हुई होती थी और एक तरीके से गलियों को ढके हुए उस गाँव की जो संरचना है उसके बारे में बताया गया। इट वॉज सिंबलिक ऑफ बीइंग रोमांटिक, लेजर, फ्रीडम एंड रिप्राइजिंग। और एक तरीके से प्रतीक होता है रोमांटिक और आराम का, स्वतंत्रता का, पुनरावृत्ति का एक प्रतीक आपको ये जो बताया गया है इस गांव के बारे में, गैल्सबर्ग के बारे में। ठीक है। पीपल इंजॉयड समर इवनिंग इन देयर लॉन्स, और वहाँ जो लोग होते हैं शाम के समय, गर्मियों के दिनों में बगीचे में आनंद लेते हैं, यानी अपने समय को व्यतीत करते हैं। इट वॉज अ पीसफुल टाउन, बहुत ही शांतिपूर्ण कस्बा है, काफ़ी शांति वहाँ पर छाई रहती है। इट वॉज चार्लीज बर्थ प्लेस, और ये चार्ली जो हमारा थर्ड लेवल का जो चैप्टर उसमें जो मेन करेक्टर है उसका जन्म स्थान भी है। ही ऑल्सो स्टडीड देयर, और उसने वहाँ पर पढ़ाई भी की थी। ठीक है। तो ये कुछ इस कस्बे के बारे में बताया गया, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट अबाउट चार्ली, जो कि हमारा मेन करेक्टर है फर्स्ट चैप्टर थर्ड लेवल में, उसके बारे में आपको लिखना है। हो सकता है करेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को सिंपली करना है आपको। चार्ली इज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल का एक साधारण सा आदमी है। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में वो रहता है। ही इज सीन वियरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, यानी ये गैबरडाइन उसने सूट पहना हुआ है, एक टोपी है और फैंसी बैंड उसने बांधा हुआ उसके ऊपर। तो इस तरीके से चैप्टर के अंदर बताया गया, तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा अगर कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है। द नेम ऑफ हिज वाइफ इज लुइजा, उसकी पत्नी का नाम लुइजा है। होम ही लव्स वेरी मच, जाहिर सी बात है उसे बहुत प्यार करता है वो। ही ऑल्सो शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग थर्ड लेवल विद हर, और वो अपनी पत्नी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो थर्ड लेवल के बारे में वो सोच रहा था उसके बारे में भी वो अपनी पत्नी को बताता है। चार्ली हैज हिज ओन वर्ल्ड ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन, चार्ली जो है वो कल्पना के सागर में गोते लगाता रहता है, उसका अपना एक संसार है, यानी वो दिन में सपने देखने वाला आदमी है। हिज फ्रेंड कॉल्स इट एज वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, और उसके दोस्त भी उसे एक तरीके से दिन में सपने देखने वाले आदमी के रूप में उसे जानते हैं, उसे पुकारते हैं। ठीक है। तो सिंपली आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 14 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं और मैं चाहूंगा आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लें। मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। Question number 3. What prediction was made at the Tiger King's birth? How was it proved true? यानी हर चैप्टर से, 7 चैप्टर है आपकी इस क्लास बुक में, हर चैप्टर से मैंने दो क्वेश्चन लिए। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी टाइगर किंग के जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी। हाउ वाज इट प्रूव ट्रू, और किस तरीके से यह सही साबित हुई। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न इन बुल आवर, जब टाइगर किंग था उसका जो जन्म हुआ था वो वृषभ राशि में हुआ था। देन द एस्ट्रोलॉजर्स सेड दैट सिंस बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, अब जो ज्योतिषी थे उनका कहना था कि जो बाघ और टाइगर होते हैं, बाघ और जो बुल होते हैं उनकी आपस में दुश्मनी होती है। ठीक है। द किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, तो उनका ये तर्क था, तो उनका कहना था कि भी बाघ और जो बुल होते हैं उनके आपस में दुश्मनी होती है, इसलिए जो राजा है इसकी मृत्यु का जो कारण होगा वो टाइगर ही होगा, क्योंकि राजा जो है वो वृषभ राशि में पैदा हुआ है। ठीक है। द टाइगर किंग हैड वोड टू किल 100 टाइगर्स, अब जो टाइगर किंग था
महाराजा जो था उसने कसम खाई थी कि वो 100 टाइगर्स को यानी 100 टाइगर्स को मारने की उसने कसम खाई थी। ही हैड ऑलरेडी किल्ड 99 टाइगर्स, और वो 99 टाइगर उसने मार भी दिए थे। ऑन द बर्थडे ऑफ हिज सन द टाइगर किंग गिफ्टेड हिम अ वुडन टाइगर विथ स्लीवर्स। और अब जब बाद में वो 99 टाइगर मार देता है, हालांकि 100वां टाइगर वो अपनी तरफ से तो मार देता है, लेकिन एक्चुअली जब वो गोली चलाता है तो वो 100वां टाइगर जो था दीवान जी से लेकर आया था मद्रास की पीपल पार्क से, वो मरता नहीं, वो बेहोश हो जाता है। बाद में उसी के सिपाही उसे मार देते हैं। राजा तो ये मान बैठा था कि उसने 100वें टाइगर को मारा था, लेकिन 100वां टाइगर जो है वो सैनिकों के द्वारा मारा जाता है। अब राजा ये मान चुका था कि उसने 100 टाइगर मारे, तो अब वो घर पर आता है, अपने महल में आता है, और फिर उसी दौरान उसके बच्चे का तीसरा बर्थडे आता है। तो अब वो कहता है कि वो अपने बच्चे के बर्थडे को बड़ी शान शौकत से मनाने का वो इरादा करता है। तो वो अपने बच्चे को गिफ्ट देने के लिए मार्केट में जाता है और वहाँ से एक लकड़ी का टाइगर लेके आता है 300 रुपये में, ठीक है ना। हालांकि उसकी जो कीमत थी वो तो 2.25 आना ही थी, लेकिन वो दुकानदार उसे 300 रुपये बताता है। अब वो लकड़ी का जो टाइगर लेके आता है, तो वो लकड़ी का टाइगर भी सही तरीके से बना हुआ नहीं था, उस पर जो लकड़ी की जो फांसें हैं वो निकली हुई थी। अब होता क्या है, वन ऑफ द स्लीवर्स pricked एंड किंग विच बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ। और अब वो लकड़ी की जो टाइगर किंग, जो लकड़ी का टाइगर था, उसकी जो स्लीवर, जो फांसी निकली हुई थी, वो फांसी उसके हाथ में चुभ जाती है और उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और ये इन्फेक्शन ही उसकी मौत का कारण बनता है। तो इस तरीके से काफ़ी बहुत प्यारी स्टोरी है। मुझे उम्मीद है आपने वो समरी जरूर सुनी होगी। अगर आपने वो समरी सुनी है तो वैसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इजीली समरी के बेस पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि आपको शब्दों का भी ध्यान रखना है, तो 60 वर्ड्स में ही आपको अपना आंसर देना है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से जो दूसरा क्वेश्चन मैंने शामिल किया है वो ये रहा, हाउ वॉज द 100 टाइगर किल्ड। अब वो 100वां टाइगर कैसे मरा, जो दीवान लेके आया था मद्रास के पीपल पार्क से, तो उस टाइगर को किस तरीके से मारा गया, तो देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से आपको करना है। द दीवान हैड ब्रॉट दिस टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड ब्रॉट द टाइगर टू द फॉरेस्ट फॉर द महाराजाज हंट। अब दीवान जो था इसे मद्रास के पीपल पार्क से लेकर आया था, और जब काफ़ी जो राजा उसे डांट फटकार लगाता है कि मुझे 99 टाइगर मैं मार चुका हूँ, 100वें टाइगर का बंदोबस्त किया जाए, कहीं से भी ढूंढ के लाया जाए, जब काफ़ी फोर्स उस पर पड़ता है, तो उसने जो अपने घर पर टाइगर को छिपा रखा था, वो रात को जंगल में उस टाइगर को अपनी गाड़ी में डाल के लाता है और जंगल में छोड़ देता है। उसे डर था कि अगर ऐसा ना हुआ तो राजा मेरी नौकरी खा जाएगा, मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब बेचारा जंगल के अंदर उस टाइगर को छोड़ देता है। अब आगे क्या होता है, अगले दिन ही शॉट एट द टाइगर एंड इट फेल डाउन। अब जब राजा उठता है तो वो उस टाइगर को विचरण करते हुए देखता है जंगल के अंदर, तो वो दूर से उस पर गोली चलाता है। महाराजाज बुलेट हैड मिस्ड इट्स मार्क। अब होता क्या है, जब राजा उस पर गोली चलाता है तो जो राजा का निशाना होता है वो चूक जाता है, लेकिन उस गोली के धमाके से वो जो शेर होता है वो बेहोश हो जाता है। लेटर ऑन वन ऑफ द हंटर्स शोड द टाइगर। अब जो राजा तो उनको कह के चले जाता है अपने सिपाहियों को कि इसको महल में लेकर आओ। अब जब वो सिपाही उसके पास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो गोली है वो शेर को नहीं लगी है, और शेर जो है गोली के धमाके से बेहोश हो गया है। अब उनकी इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो राजा को बता देते कि राजा आपका निशाना जो है चूक गया है। अब राजा को बताने के बजाय वहीं पर उन्हीं सैनिकों ने अपनी गोली से, यानी सैनिक ने ही अपनी गोली से जो है, सिपाहियों ने अपनी गोली से उस टाइगर को मार दिया। तो इस तरीके से वो 100वां टाइगर राजा के हाथों से नहीं मरा, बल्कि सैनिकों के हाथों से मरा, ठीक है। दिस टाइम द टाइगर वॉज किल्ड। और इस तरीके से टाइगर जो है वो मारा गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली शॉर्ट एंड स्वीट आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज एंड। राजा का अंत किस तरीके से हुआ। तो 3 क्वेश्चन ये चैप्टर से मैंने, ठीक है। द टाइगर किंग ironically meets his end due to trivial accident। जो टाइगर किंग था विडंबना पूर्वक, उसका जो अंत है काफ़ी एक छोटे से तुच्छ मामूली से एक्सीडेंट के कारण, उसका जो है मामूली से कारण से उसका एक्सीडेंट उसकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब जो क्या एक्सीडेंट है, वो क्या इंसिडेंट हुई थी, क्या एक्सीडेंट हुआ था वो देख लें। अ स्लीवर फ्रॉम अ वुडन टॉय टाइगर ब्रॉट फॉर हिज सन पियर्स हिज हैंड। होता क्या था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो अपने बच्चे के 30वें जन्मदिन के अवसर पर उसे एक लकड़ी का खिलौना ला के देता है, जो कि एक टाइगर होता है, उसमें लकड़ी की फांसें निकली हुई होती हैं। अब वो उससे जब अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, तो उसी टाइगर की एक लकड़ी की फांस जो है उसके हाथ में चुभ जाती है, इससे उसको इन्फेक्शन बढ़ जाता है। द वुंड बिकम्स इन्फेक्टेड। अब वो जो घाव होता है वो काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाता है, लीडिंग टू हिज डेथ। और वो घाव इतना बढ़ जाता है कि राजा की मृत्यु हो जाती है। Despite his efforts to defy fate by killing 100 tigers, destiny claims him through this seemingly insignificant unhindered tiger। तो इस तरीके से, जिस तरीके से उसने 100 टाइगर मार के एक तरीके से अपने भाग्य को चुनौती दी थी, लेकिन जो डेस्टिनी थी, भाग्य जो था, एक तरीके से 100वें टाइगर के माध्यम से उसकी जो है अपना जो है 100वें टाइगर के माध्यम से उन 99 टाइगरों की डेथ का जो है बदला अपने आप उससे ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिया गया है। वाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे,
कि भी पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को जानने के लिए अंटार्कटिका जो है सबसे बेहतर जगह कैसे है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ दैट हैज नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी अंटार्कटिका ऐसी जगह है पृथ्वी पर जिस पर जो है मानव जनसंख्या नहीं है। सो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट एज प्योर एज इट यूज टू बी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो लाखों साल पहले जैसी थी वैसी ये आज है, क्योंकि मानव जनसंख्या वहाँ पर है नहीं। तो इस तरीके से वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, एकदम ये साफ सुथरी जगह है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। और विश्व का पूरा इतिहास जो है, भूगर्भीय इतिहास जो है, वह अंटार्कटिका में दबा हुआ है। अबाउट 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड हियर। यानी पृथ्वी की 90% बर्फ जो है वो यहाँ पर जमी हुई है। देयर आर नो ट्रीज, पेड़ पौधे नहीं हैं। बिल्डिंग और अदर ह्यूमन मार्कर्स, यानी बिल्डिंग्स नहीं है। मानव चिन्ह, दूसरे जो और मानव चिन्ह है वो यहाँ पर किसी भी तरह के नहीं है। बिसाइड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स लाई ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। और यहाँ पर लाखों पुराना कार्बन का जो रिकॉर्ड है यहाँ की बर्फ की परतों के अंदर दबा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। सदाव वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता की एकमात्र संतान था वो। ही जापानीज सर्जन था, वो डॉक्टर था। ठीक है। ही वॉज सेंट टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन टू अमेरिका। अब उसके पिताजी उसे अमेरिका भेजते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। ही वॉज अ वेरी फेमस डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, प्रसिद्ध डॉक्टर था, सर्जन था वो। द जनरल हैड अ डीप फेथ इन हिम। और जो जनरल थे, जो जापानीज आर्मी के चीफ जनरल थे, वो भी उस पर काफ़ी विश्वास करते थे। ही ऑल्सो इग्नोर द क्राइम ऑफ सदाव। और यही कारण था कि वो क्राइम जो सदाव, हालांकि क्राइम तो नहीं कह सकते हम, सदाव ने जो उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर को शरण दी थी, उसका ट्रीटमेंट किया था, तो इस बात को भी जनरल जो चीफ है वो इग्नोर कर देते हैं। When जापान एंड अमेरिका were at war, जब जापान और अमेरिका युद्ध चल रहा था, ही हेल्प द प्रिजनर ऑफ वॉर। तो सदाव ने उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर की मदद की थी। तो एक इंसानियत के नाते तो ये सही काम था, लेकिन अगर हम आर्मी के एतबार से, देश के एतबार से देखें, तो वहाँ पर वो एक तरीके से क्राइम की श्रेणी में आता है। लेकिन इस बात को भी जनरल ने इग्नोर कर दिया था। ही कंसिडर्ड दैट द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर इज बियॉन्ड द बॉर्डर्स। अब जो सदाव जो थे वो काफ़ी दयालु व्यक्ति थे। ठीक है। और वो ये मानते थे कि जो डॉक्टर की जो ड्यूटी होती है वो बॉर्डर से, सीमाओं से परे है। ठीक है। अपने आप में सर्वशर्वा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अपने कर्तव्य का पालन करना ज़रूरी होता है। तो एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने पेशेंट का इलाज करे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी देश की सीमा से, कहीं से भी वो बिलोंग करता हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने डॉक्टर होने के फ़र्ज़ को अदा किया था। ठीक है। तो सिंपली आप करेक्टर स्केच आपको लिखना है तो इतनी बातें लिख सकते हैं, ईजिली आपके 60 वर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाउ डिड सदाव हैव हिज रिवार्ड। यानी सदाव को किस तरीके से पुरस्कार मिला। तो जो उसने काम किए थे उनके लिए किसी न किसी रूप में उसे पुरस्कार मिले हैं इसका। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, और ये 2022 में पूछा भी गया है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए डॉक्टर सदाव वॉज एबल टू सेव लाइफ ऑफ द एनिमी सोल्जर। अब एक डॉक्टर के रूप में सदाव जो था उसने एक दुश्मन सैनिक की जीवन को बचाया था। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ गोल्डन रिवार्ड। तो ईश्वर की तरफ से अपने आप में एक उपहार था। एज ए पेट्रियट, एक देशभक्त होने के नाते, ही सेंट अवे द एनिमी सोल्जर फ्रॉम हिज कंट्री। उसने एक दुश्मन सैनिक को जो है उसके देश भेजा था, भेजने में मदद की थी, उसका ट्रीटमेंट किया था। द जनरल ऑफ जापानीज मिलिट्री डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट सदाव। और जो चीफ जनरल आर्मी ऑफ जापान के जो चीफ जनरल थे, उन्होंने भी सदाव के खिलाफ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिया। इट इज़ आल्सो अ रिवार्ड टू सदाव फ्रॉम द जनरल। ये भी अपने आप में जनरल की तरह से एक उसके लिए पुरस्कार था। और तीसरा पुरस्कार क्या हुआ, एज ए हस्बैंड, एक पति के रूप में, ही वॉज सपोर्टेड बाय हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। दिस इज ऑल्सो अ रिवार्ड। तो ये भी अपने आप में एक पुरस्कार था। यानी जो जनरल था उसने भी उसकी मदद की, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की, और एक डॉक्टर के रूप में उसने उस सोल्जर के जीवन को बचाया। तो भगवान ने भी उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया, और वो सोल्जर भी बच गया, उसे भी उसने अपने देश भेजने में उसकी मदद की। तो इस तरीके से एक आत्म शांति भी उसे मिली। तो उस तरीके से उसे पुरस्कृत किया गया भगवान के द्वारा भी, चीफ जनरल के द्वारा भी, और उसकी पत्नी ने जो उसका सपोर्ट किया। तो ये भी अपने आप में उसके लिए एक पुरस्कार था, सम्मान था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से लिया गया है। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। लैम का करेक्टर स्केच आपको बताना है। इसमें 2 मेन करेक्टर है, एक तो मिस्टर लैम है और एक डैरी है। ठीक है।
तो इसका करेक्टर देख लेते हैं। मिस्टर लैम इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, तो इस नाटक के जो है वो हीरो है, एक तरीके से मेन करेक्टर है। वन ऑफ हिज लेग इज मेड ऑफ टिन बट ही लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, उनका एक पैर जो है वो टिन का बना हुआ है, आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन सामान्य जीवन जीते हैं। ही डिफीट्स हिज लोनलीनेस बाय कीपिंग हिमसेल्फ बिजी इन द गार्डन, अपने आप को बगीचे के काम में व्यस्त रखते हुए वो अपनी अकेलेपन को हराते हैं, अकेलेपन को दूर करते हैं। ही इज अ नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी है। ही लव्स हिज गार्डन, अपने गार्डन से प्रेम करते हैं। ही लव्स बर्ड्स एंड बीज, मधुमक्खियों से, पक्षियों से, उनकी संगति में रहना वो पसंद करते हैं। हिज लाइफ इज एन इंस्पिरेशन टू द अदर फिजिकल इम्पेयर्ड पर्सन, और उनका जीवन एक तरीके से प्रेरणा के रूप में है, जो दूसरे विकलांग दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए उनका जीवन एक प्रेरणा के मानिंद है, प्रेरणा की तरह है। ठीक है। ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड फील्ड पॉजिटिविटी इन डेयरी, और वो उनका दृष्टिकोण भी जीवन के प्रति काफ़ी सकारात्मक है, और डेयरी के अंदर भी वो अपना जो है सकारात्मक दृष्टिकोण उसमें पैदा करते हैं। ठीक है, अपनी बातों से डेयरी के अंदर भी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करने में सफल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाउ डिड मिस्टर लैम्प मोटिवेट डेयरी? ठीक है, इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। मिस्टर लैम इंस्पायर डेयरी बाय टेलिंग हिम नॉट टू फोकस ऑन शॉर्ट कमिंग्स ऑफ लाइफ। अब मिस्टर लैम जो है वो डेयरी को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि तुम्हें जीवन की कठिनाइयों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ही गेव कॉन्फिडेंस एंड करेज टू डेयरी, वो कहते हैं कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, साहस पैदा करो। ही मेड डेयरी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स एंड ही शुड लर्न टू एक्सेप्ट बोथ। वो डेयरी को बताते हैं कि जीवन सुख दुख से भरा हुआ है, अच्छी और बुरी चीज़ों से भरा हुआ है, तुम्हें दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, इन दोनों के साथ तुम्हें जीना पड़ेगा। He suggested Derry get over his physical impairment instead of brooding over his burnt face, और वो सुझाव देते हैं डेयरी को कि अपनी जो विकलांगता है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है, इस पर तुम्हें काबू पाना होगा, इसमें विजय हासिल करनी होगी, बजाय अपने जले हुए चेहरे पर रोने की। यानी तुम्हारी जो विकलांगता है उस पर रोने के बजाय तुम्हें उस पर काबू पाना होगा, उस पर विजय हासिल करनी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, ये रहा। इन वट वे डिड जितकलासा रिबेल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल्ड, यानी अपने बालों को कटाए जाने से किस तरीके से वो जो है विरोध करती है उस चीज़ का। तो इसका सिंपली आंसर इस तरीके से आप कर सकते हैं। द नरेटर डिसअपियर्ड अननोटिस, अब अचानक जब वो नरेटर को बताती है, उसकी दोस्त जो है जुडविन उसे बताती है कि भैया तेरे बाल जो है वो कटने वाले हैं, तो वो क्या करती है, बिना बताए चुपचाप वहाँ से गायब हो जाती है। सी क्राउल्ड अंडर है, ये यूरेडियर नहीं है, अंडर है, अंडर अ बेड एंड हिड हरसेल्फ इन अ डार्क कॉर्नर, और वो जाकर ऊपर वाले कमरे में जहाँ पर 3 वाइट बेड लगे हुए होते हैं उनमें जाकर वो अंधेरे कोने में उन बेड के नीचे जाकर छिप जाती है। सी वॉज सून फाउंड आउट, लेकिन उसे जल्द ही ढूंढ लिया जाता है। सी किक्ड एंड स्क्रैच्ड them when they are trying to drag her from the corner, अब जो वो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, जो पेल फेस्ड वूमन थी, वो जब ऊपर आती है उसे ढूंढते ढूंढते, और जब उसे घसीट कर वो बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो वो अपनी लातें भी मारती है, उनको स्क्रैच करती है, यानी एक तरह से अपना विरोध प्रदर्शित करती है वो। सी वॉज टाइड टू अ चाइल्ड, लेकिन अल्टीमेटली उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। सी ट्राइड टू मूव हर हेड साइड बाय साइड, वो बहुत कोशिश करती है अपने मुंह को हिलाने का, इधर उधर हिलाती भी है, वो काफ़ी प्रयास करती है अपने आप को छुड़ाए जाने का। अल्टीमेटली सी फेल्ड एंड हर हेयर वॉज कट, लेकिन फाइनली वो अपने इस विरोध में असफल रहती है और उसके बाल जो है वो काट दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज जितकलासा अल्टीमेटली लूज हर डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी, तो किस तरीके से अपनी वो सांस्कृतिक पहचान खोती है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप करेंगे। इट वॉज द कल्चर इन जितकलासा सोसाइटी दैट ओनली ब्रेव कुड कीप लॉन्ग हेयर, यानी उसके समाज में ये संस्कृति, वहाँ उनके समाज में ये बातें ये थी, नॉर्मल चीज़ थी, ये सामान्य बात थी कि जिनके लंबे हेयर होते हैं, जिनके लंबे बाल होते हैं, वो बहादुर होते हैं। दोज हु हैड शॉर्ट हेयर वर कावर्ड, और जिनके बाल छोटे होते हैं या जो अपने बाल कटवा लेते हैं, तो बाल छोटे होना एक तरीके से कायरता का प्रतीक है। जितकलासा हैड लॉन्ग हेयर, जितकलासा के काफ़ी लंबे बाल थे। वन मॉर्निंग हर फ्रेंड जुडविन वार्नड हर दैट द पेल फेस्ड वुमन वाज प्लानिंग टू कट हर हेयर, एक दिन उसकी दोस्त जुडविन, जिसका नाम जुडविन है, वो उससे चेतावनी देती है कि वो पेल फेस्ड वुमन जो है वो तुम्हारे बाल काटने की योजना बना रही है, तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, इस तरीके से उसे चेतावनी देती है। द लेडी टुक जितकलासा डाउन स्टेयर्स, और फाइनली वो लेडी जो है बाद में जब वो ऊपर जाकर छिप जाती है तो उस जितकलासा को वो नीचे लेकर आती है। सी विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की मदद से कट हर थिक ब्रेड, और उसकी मोटी चोटी को काट दिया जाता है। थस सी लॉस्ट हर ओन कल्चरल आइडेंटिटी, इस तरीके से वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हु इज विक्टिम हियर एंड व्हाई।
हम भी मनुष्य हैं। अब कौन यहाँ पर विक्टिम कौन है, क्यों है, तो इसका आंसर सिंपली इस तरीके से कर देंगे, अन्नन बामा एंड अदर पीपल ऑफ हम्बल बर्थ आर द विक्टिम्स हियर। यानी जो निम्न जाति में पैदा हुए हैं, और इसमें जो मेन करेक्टर दिए हैं इस चैप्टर के अंदर, अन्नन है, बामा है, तो ये क्या है, सभी विक्टिम्स हैं यहाँ पर। इट इज़ सो बिकॉज देयर इज सोशल इनइक्वलिटी एंड अनटचेबिलिटी इन आवर सोसाइटी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे समाज में एक सामाजिक असमानता है, छुआछूत हमारे समाज में फैली हुई है। द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल डिड नॉट ईट एनीथिंग टच्ड बाय द पीपल ऑफ सो कॉल्ड लो कास्ट पीपल। ये जो अपर जाति के लोग हैं, ये उच्च जाति के जो लोग हैं, ये छोटी जाति के लोगों के द्वारा छुई हुई किसी चीज़ को खाना तक पसंद नहीं करते। तो इस तरह का भेदभाव जो है वो आज जो है हमारे समाज में फैला हुआ है। ठीक है, तो यही कारण है। वाई का आंसर आप इस तरीके से अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारी क्वेश्चन 13, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। सब कुछ ठीक रहा ना तो एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और कल आपका एग्जाम होने वाला है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अबाउट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसकी थीम बतानी है इस चैप्टर की आपको, तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नरेट्स 2 अकाउंट्स ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन। यानी एक तरीके से अत्याचार और दबाव के खिलाफ जो है संघर्ष की 2 इसमें कहानियां बताएंगी इस चैप्टर के अंदर। द फर्स्ट स्टोरी इज नरेटेड बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमन एंड द सेकंड इज नरेटेड बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर। एक तो कहानी अमेरिकन इंडियन वुमन की है, दूसरी क्या है, समकालीन तमिल दलित राइटर है उसकी, यानी बामा की है, और एक जिटक्लासा की है। ठीक है, अमेरिकन इंडियंस सफर फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसेस। जो अमेरिकन इंडियन है, अमेरिकन भारतीय है, वो एक तरीके से जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं उनसे। इन इंडिया द लोअर कास्ट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अनटचेबिलिटी। और भारत के अंदर जो निम्न जाति के लोग हैं वो किससे, छुआछूत से ग्रस्त हैं। जितकलासा डज नॉट सबमिट बट स्ट्रगल्स। जितकलासा जो है वो विरोध मतलब संघर्ष करती है, वो मतलब उनके विरोध के नीचे नहीं, वो संघर्ष करती है, जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उस परिस्थिति के खिलाफ वो क्या करती है, संघर्ष करती है, हार नहीं मानती है। और बामा वर्क्स हार्ड एंड स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। और बामा जो है, जो कि निम्न जाति से बिलोंग करती थी, तो वो भी क्या कठोर परिश्रम करती है और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। जैसा कि उसका भाई जो अन्नन है उसे मोटिवेट करता है, उसे बताता है कि अगर सम्मान पाना है समाज के अंदर तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उच्च पद आपको हासिल करना पड़ेगा, तभी जाकर समाज में तुम्हें सम्मान मिलेगा। तो इसलिए वो भी हार्ड वर्क करती है, जिटक्लासा जो है वो भी स्ट्रगल करती है। तो एक तरीके से इन चैप्टर्स में इन दोनों का स्ट्रगल्स दिखाया गया है। ठीक है, संघर्ष दिखाया गया। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 14 जो कि मेरे एग्जाम के एतबार से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day and best of luck for the exam.